हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस में जो पार्ट केमिस्ट्री का होता है, पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम पूरा पार्ट कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आप कौन से भी बोर्ड से हो उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। आपको हम जो एनसीईआरटी में पहला पार्ट दे रखा है, मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, देखिए उसमें हम आपको एक झलक दिखा देते हैं, हम कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं वो बताएंगे। फिर हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के कितने पार्ट होते हैं? 3, ऊष्मीय, प्रकाश, विद्युत अपघटन। आगे है हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद उपचयन अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद रेडॉक्स क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ेंगे। ऊष्माशोषी क्या होती है वो पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ेंगे। ऐसे हम ऑक्सीकारक और अपचायक कैसे पहचानेंगे हम वो भी बताएंगे आपको। संक्षारण क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे कैसे। विकृता गंधता वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या फिर कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ तो होंगे या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। ठीक है, इसमें देखिए दो पदार्थ हैं, एक मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, MgO। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए याद कैसे करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, मतलब दो तो होंगे ही या फिर दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, उसके बाद नया पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम की जो क्रिया है मैंने किससे कराई, ऑक्सीजन से, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। एक चीज़ और देख दी इसमें, यहाँ मैग्नीशियम के परमाणु कितना, एक, इधर कितना, एक। ठीक है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने, दो, इधर क्या है, एक। तो इसे संतुलित कर दीजिए, तो दो से हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो मैग्नीशियम के अब इधर किधर हो गए, दो, तो आपको इधर भी कितने करने होंगे, दो। ठीक है, अब देखिए दो मैग्नीशियम के हो गए, इधर ऑक्सीजन के दो हैं, अब इधर देखिए दो का गुणा, जो मैग्नीशियम का एक है तो दो हो जाएंगे, ऐसे ही ऑक्सीजन का एक है, दो से गुणा होगा तो दो हो जाएंगे। ठीक है, ये संतुलित भी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए, देखिए रासायनिक समीकरण, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा क्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे समझिए अभिक्रिया के थ्रू, जैसे मैंने अभी ऊपर की अभिक्रिया की थी, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने किससे कराई, ऑक्सीजन से, क्या बना, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे यहाँ क्या ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब देखिए इनको हम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, ऐसी ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। तो हमने ऑक्सीजन का प्रतीक O2 यहाँ पर है, तो इनको हम देखिए प्रतीक या फिर सूत्र से दर्शा रहे हैं। ऐसे इनको अभिक्रिया करने के बाद नया पदार्थ क्या बना, MgO।
ठीक है, इसको भी किसी न किसी हम सूत्र से दर्शा रहे हैं। इसे हम क्या पढ़े, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इन्हीं को दर्शाने वाले समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जहाँ Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने के बाद MgO बना, ठीक है, यह क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। याद कैसे करेंगे, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, अपक्रिया के उपरांत बनने वाला नया पदार्थ, उन पदार्थों को हम क्या प्रतीक या फिर क्या सूत्र से दर्शाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए मैग्नीशियम की अपक्रिया हमने किससे कराई, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। ऐसी ऑक्सीजन को हम किससे लिखते हैं, O2, ठीक है। इनकी अपक्रिया के बाद क्या होना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। तो इसे संतुलित कर दीजिए। Mg के परमाणु इधर कितना है, 1, इधर कितना 1, इधर O कितने हैं, 2, इधर कितना 1, तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए तो पूरे में गुणा करेंगे, 2 Mg भी हो गए, तो फिर आपको Mg भी 2 करनी हो तो इधर भी आप 2 लगाएंगे, ठीक है। इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। देखिए दूसरा समीकरण देखिए, एक और बताता हूँ आपको। जैसे H2O2 की अपक्रिया के बाद बनता है H2O, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का प्रतीक है H, ऐसी ऑक्सीजन का O है, बनने वाला क्या H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, जल का सूत्र है, ठीक है। तो किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम प्रतीक से दर्शाएंगे या फिर उनके सूत्रों से निरूपित करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। जहाँ H क्या हाइड्रोजन है, O क्या, O2 क्या ऑक्सीजन, ऐसे बनने वाला कंपाउंड क्या है इससे, H2O। देखिए H2 इधर कितने, 2, इधर कितने 2, O2 इधर कितने 2, इधर कितना है 1, तो आपको 2 करना पड़ेगा। अब देखिए पूरे से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, 2 1 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, तो आपको हाइड्रोजन भी 4 करना होगा, क्योंकि इधर 4 है, तो आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये कैसा, संतुलित भी हो गया। अब देखिए संतुलित समीकरण क्या होता है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए ये क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे ये रासायनिक समीकरण लिखा है में बाईं ओर, जैसे बाईं ओर यही है, बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, जैसे ही रासायनिक समीकरण कैसे हमने पहचाना, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, ऐसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, प्रतीक, ठीक है। इससे बनने वाला कंपाउंड क्या, NH3, जो अमोनिया का सूत्र है। अब देखिए इस समीकरण को हमने प्रतीकों और सूत्रों से दर्शाया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित करने के लिए बताया बाईं ओर और दाईं ओर, ठीक है, जो भी अणु होंगे, ठीक है, उसमें प्रत्येक परमाणु, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने अणु हैं, 2, तो इधर भी 2 होने चाहिए, ठीक है। इधर 2 हैं, इधर 2 करेंगे तो N 1 है, तो 2 से हम इस पर गुणा कर देते हैं। अब देखिए इधर N 2 हो गए, तो इधर भी 2 हो गए। अब देखिए इसका गुणा इसमें भी होगा, 2 तिया 6, H कितने हो गए, 6, तो आप H को भी इधर 6 करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा, 3 दूनी 6। आगे देखिए मैंने और समीकरण लिख रखे हैं, अभी तो ये वाला हमने ऊपर ही किया था। Mg इधर कितने 1, इधर कितने 1, ठीक है। O2 इधर कितने 2, इधर कितना 1, तो आपको इधर 2 करना होगा। अब देखिए 2 से गुणा किए तो Mg भी 2 हो गया, तो आप 2 से इधर भी करना होगा। आगे समझिए, ये भी हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। H2 इधर कितने हैं 2, O2 कितने हैं 2, इधर क्या बनता है H2O। अब देखिए H2 इधर 2 है, इधर भी है, O कितने 2, इधर कितना 1, तो इधर 2 करना होगा, तो पूरे में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, मतलब ऑक्सीजन जो O है वो तो 2 हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो इधर भी करने होंगे, तो 2 से हम इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये समीकरण क्या होगा, संतुलित हो गया। ऐसे देखिए Fe है, Fe की अपक्रिया हम किससे कराते हैं, H2O, जिससे क्या बनता है
Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए इसे हमें संतुलित करना है। Fe इधर कितना है 1, इधर कितना है 3, तो इसमें 3 से गुणा करना होगा। ऐसे आगे समझिए, H कितने इधर 2, इधर कितने 2, इसका मतलब इधर भी 2 है, इधर भी 2। अब देखिए O कितने इधर 1, इधर कितने, O की जगह कितने लगे 4, तो आपको इसे 4 करना होगा, तो 4 से गुणा कर दीजिए इसमें। अब देखिए H में भी तो गुणा हुआ, 4 दूनी 8, H कितने इधर हो गए 8, तो इधर भी होने चाहिए 8, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से इसमें गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। अब क्या, ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये क्या होती है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक, मतलब यौगिक जो कंपाउंड है, ठीक है, जिससे जो सूत्र होता है उसी को हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, या फिर आप पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, से विस्थापित, या मतलब विस्थापित बोलें या फिर हटा, ठीक, विस्थापित कर देता है, उससे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा एक बार और पढ़िए जिससे आप क्लियर हो जाएगा। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, मतलब जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। हम उससे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे हम पता करेंगे, Fe प्लस CuSO4, जैसे Fe को हम फेरस बोलते हैं, ऐसे CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो देखिए क्या होता है, Fe क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील, और Cu क्या होता है, कम। तो क्या होता है, Fe अधिक है तो क्या होता है, इसके यौगिक से इसे हटा देगा, तो मतलब Fe यहाँ जाएगा और इसको हटा देगा, तो Cu देखिए अलग हो गया, और प्लस अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, FeSO4। ठीक है, तो देखिए याद हम कैसे करेंगे, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक, जैसे यौगिक क्या है उसका CuSO4, तो उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है, उससे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए Fe यहाँ पर अधिक क्रियाशील है और Cu यहाँ पर कम क्रियाशील है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि Fe Cu से अधिक क्रियाशील है कैसे, तो देखिए जो सक्रियता श्रेणी होती है, Fe का स्थान क्या होता है, Cu से ऊपर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो Fe है वो अधिक क्रियाशील होता है, किसकी अपेक्षा, Cu की अपेक्षा। तो क्या होता है, Fe इसके यौगिक से Cu को हटा देता है, देखिए हट गया Cu, और क्या होता है, Fe इसकी जगह लग जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, ऑक्सीकरण, या फिर आप बोल सकते हैं इसे उपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे ऑक्सीडेशन। ये क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है, या फिर हो सकता है हाइड्रोजन ह्रास, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो जाए, कमी। ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, योग, या फिर होगा हाइड्रोजन का ह्रास, या फिर बोलेंगे ह्रास मीन्स क्या होता है, कमी, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। यह करके एक तरीके से डेफिनेशन और होती है, क्या होती है वो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उससे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। देखिए इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, Cu प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड होता है CuO। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया को हम कैसे याद करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, या फिर कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन की कमी आए। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या फिर
उपचयन अपक्रिया। अब देखिए दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब यहाँ पर समझिए, जैसे सी यू के साथ देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा, योग, तो हम कह सकते हैं सी यू का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, सी यू का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, सी यू ओ में। ठीक है, समझ के देखिए ऑक्सीजन का योग, तो देखिए सी यू के साथ ऑक्सीजन इधर जुड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब देखिए ये दूसरी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए जब भी कोई कंपाउंड नॉर्मली होता है, जैसे यहाँ सी यू है, सी यू की जो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर क्या होगी, 0। ठीक है, ऐसी जो ऑक्सीजन है यहाँ पर भी ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो इसकी भी जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 0। अब देखिए इस कंपाउंड को हम क्या तोड़ेंगे, Cu+2 और जो ऑक्सीजन है वो -2। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर Cu को देख रहे हैं, देखिए 0 से क्या हो रहा है, 2। देखिए यहाँ पर अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला Cu का, क्यों नहीं निकला, क्योंकि जो कंप्लीट है अभी Cu के पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, 2 का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं, इसलिए इसमें क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो हम कह सकते हैं Cu से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो यही डेफिनेशन वह अपक्रिया जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। देखिए Cu से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हम कह सकते हैं Cu का Cu में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब समझिए अपचयन, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या फिर क्या मानेंगे, कमी। अब इसमें क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा है, ऑक्सीजन का तो कमी होगा या फिर हाइड्रोजन का योग होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया। इस या फिर देखिए दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त मतलब जुड़ जाएंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे CeO+ इसकी अपक्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनता है, बनने वाला कंपाउंड Cu+H2O। ठीक है, अब देखिए इस अपक्रिया की डेफिनेशन क्या थी, ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, या फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, योग, उससे हम क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए CuO, ठीक है यहाँ पर है, देखिए CuO से ऑक्सीजन हट रहा है, तो हम कह सकते हैं CuO का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इसका क्या इसमें हो रहा है, अपचयन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। हम जानते हैं डेफिनेशन के अनुसार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। अब देखिए इस डेफिनेशन के अनुसार समझिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, इसका हम जब अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, Cu+2 और ऑक्सीजन -2। अब देखिए Cu नॉर्मल अवस्था में, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखिए इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तभी तो इस पर प्लस चार्ज है। अब क्या होता है, इधर 0 आ गया इस पर, कहने का मतलब इसने जो जिसको इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इसने वापस ले लिए, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास जुड़ी तो रहे, तभी तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 0। ठीक है, समझ गए आप। देखिए अब हम पढ़ेंगे योगात्मक या फिर संयोजन, मतलब एक ही बात होती है, आपसे योगात्मक पूछेगा या फिर संयोजन अपक्रिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग मतलब जुड़कर, मतलब अपक्रिया होगी और दोनों पदार्थ कैसे हों, जुड़ जाएंगे करके क्या बोलते हैं, एकल उत्पाद, कहने का मतलब एक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, संयोजन या फिर योगात्मक अपक्रिया। दोबारा पढ़िए, क्या है, वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मतलब 2 होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे, या फिर 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, जुड़ कर क्या कर देंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे।
हम उसे क्या कहेंगे, संयोजन या फिर योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, समझिए जैसे H2 इसकी अपक्रिया कराते हैं हम O2 से, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, H2O। अब देखिए इधर हमारे पास कितने दो पदार्थ हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में अपक्रिया की। अपक्रिया के उपरांत क्या बना, जल, जो एक ही है। ठीक है, तो देखिए दो कंपाउंड थे, अपक्रिया करने के बाद क्या एक बना, तो हम इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। समझ गए आप। इसे बैलेंस करें तो कर लें, इधर H2 कितने हैं, दो, इधर कितने, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, इधर कितना, एक, दो से इसमें गुणा कर देते, दो दूनी चार, हाइड्रोजन भी चार हो गए, दो एकन दो, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, तो आपको इसको भी चार करना होगा, दो दूनी चार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ऊष्मीय अपघटन या फिर वियोजन, इससे इंग्लिश में बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन। यह अपक्रिया क्या होती है, देखिए वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ को ऊष्मा देकर पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित या फिर टूट जाता है, मतलब अपघटित हो जाएगा या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं टूट जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। क्या होगा इस अपक्रिया में, वह अपक्रिया पदार्थ को क्या देंगे, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब हम उसे हीट करेंगे, उसे एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, जो पदार्थ होगा दो या दो से अधिक जो पदार्थ होंगे उसमें टूट जाएगा, उसी को हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। देखिए कैसे समझते हैं, CaCO3 हम इससे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, क्योंकि ये अपक्रिया ऊष्मीय अपघटन है तो हम ऊष्मा देंगे। ऊष्मा के बाद क्या बनता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन। देखिए इसमें एक पदार्थ था, हमने इसे ऊष्मा दी, एक टूट कर कितने पदार्थ बन गए, दो, क्योंकि हमने ऊष्मा देके दो पदार्थों में से तोड़ दिया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रकाश अपघटन, इस अपक्रिया को बोलते हैं हम फोटोलाइसिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ सूर्य के प्रकाश, इसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित या फिर हम बोल सकते हैं टूट जाता है या फिर अपघटित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया। देखिए इसमें कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल से AgBr, इसे हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो क्या बनता है, Ag+Br2, तो जो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है, क्योंकि ये किसके प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के प्रकाश में, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस। देखिए कैसे, सिल्वर ब्रोमाइड था, सूर्य का प्रकाश था, सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन भी अलग हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन। कैसे याद करेंगे, वह अपक्रिया पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ दो या मतलब दो तो होंगे उसके, दो में तो टूटेगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो से अधिक कंपाउंड में टूट सकता है, उससे हम कहेंगे प्रकाश अपघटन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा भी दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद्युत अपघटन। ये क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखिए क्या होती है, वह अपक्रिया पदार्थ के जलीय विलयन, जो पदार्थ होगा वो जल में घुला होगा या फिर गलित अवस्था में होगा, मतलब गला हुआ होगा, उसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित या फिर टूट जाता है। ठीक है, अपघटित हो जाता है या फिर टूट जाता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो देखिए जैसे
NaCl, इसे हम क्या होता है सोडियम क्लोराइड। ये कैसी गलित अवस्था में है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है Na अलग हो जाता है प्लस Cl2 अलग हो, सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। ये किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे विद्युत अपघटन। देखिए इसे याद कैसे करेंगे, वह अपक्रिया पदार्थ की जलीय विलीन या फिर गलित अवस्था में भी हो सकता है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो पदार्थ होगा दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाएगा अपघटित या फिर टूट जाएगा, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक बोलते हैं, वो कैसा गलित अवस्था में, ठीक है। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है दो विस्थापन अपक्रिया, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए क्या होती है वह अपक्रिया जिसमें अभिकारकों, देखिए अभिकारक क्या होते हैं जो अपक्रिया का बायां पक्ष होता है, इससे जो बायां पक्ष होता है उसी को हम क्या कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और अभिक्रिया का जो दायां पक्ष होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद, ठीक है। देखिए वह अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम दो विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो मेन पॉइंट है आपको आयनों का आदान प्रदान, वह अपक्रिया अभिकारकों के बीच क्या होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम दो विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे समझेंगे इसे, अगर देखिए इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा सोडियम पॉजिटिव और SO4 माइनस का 2। अब देखिए इससे लिखेंगे तो क्या होगा Ba2, अब देखिए इससे लिखेंगे तो Cl माइनस, ठीक है। देखिए आयन सब आयन के रूप में आ गए, अब आदान प्रदान होगा, कहने का तो इसका जो प्लस है वो इसके माइनस से जाएगा और जो इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से जाएगा, ठीक है। तो Na और Cl मिलके क्या बना देंगे NaCl, ठीक है। इसी प्रकार Ba और SO फिर SO मिलके क्या बनाएंगे BaSO4, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसे हम बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेरिलियम सल्फेट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संक्षारण, ठीक है। ये क्या होता है संक्षारण, ठीक है। देखिए कैसे याद करेंगे, जब कोई धातु किसके संपर्क में आएगा नमी और आर्द्रता के संपर्क में आती है तब धातु धीरे धीरे क्या होती है संक्षारित या फिर बोलेंगे दूसरी भाषा में नष्ट होने लगती है। यह प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं संक्षारण। दोबारा याद करिए, जब कोई भी धातु होगी, ठीक है, जब कोई धातु क्या होती है नमी आर्द्रता जैसे ह्यूमिडिटी, जैसे पानी के संपर्क में रहे या फिर नमी हो उस जगह, ठीक है। आर्द्रता भी क्या ह्यूमिडिटी होती है, मतलब वो भी नमी की तरह ही होती है, ठीक है। नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है, सी संपर्क में आती या संपर्क में रहे, ठीक है, तब धातु क्या होती है धीरे धीरे संक्षारित का मतलब नष्ट होने लगती है धीरे धीरे, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है संक्षारण। अब देखिए शब्द हम मिला के कैसे बोलेंगे, जब कोई धातु किसी नमी और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धातु धीरे धीरे संक्षारित मतलब नष्ट होने लगती है, इसी को हम क्या कहते हैं जो प्रक्रिया होती है उसी को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहा हो और वो कहीं पर जहाँ नमी वगैरह हो वहाँ पर आप डाल देंगे तो लोहा क्या धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, तो ये क्या संक्षारण का एक उदाहरण है। आगे देखिए चांदी का काला होना, ऐसी चांदी है, चांदी को आप भिगो दें या फिर नमी के पास रहे कहीं पर, ठीक है, तो वो क्या होती है संक्षारित मतलब धीरे धीरे काली होने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं संक्षारण, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए विकृता गंधता। देखिए कि ये क्या होती है, जैसे बसा या फिर बोल सकते हैं आप तेल युक्त क्या हो पदार्थ हो लंबे समय तक रखे जाते हैं, जैसे बसा हो या फिर वो उसमें तेल युक्त हो, उनसे बने हुए पदार्थ हो। ठीक है, अब हम इन्हें क्या कहते हैं, लंबे समय तक रखे जाते हैं, तो क्या होता है उनमें गंध आने लगती है। जैसे चिप्स वगैरह होते हैं या फिर कोई ऐसे नमकीन्स वगैरह होती है, अगर हम उसे लंबे समय तक रख देंगे, क्योंकि देखिए वो बसा या तेल में तल के ही आती है, तो क्या होता है उसमें गंध और उनका स्वाद भी बदल जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृता गंधता। ठीक है, अब देखिए दोबारा याद करिए, बसायुक्त या फिर तेल युक्त ऐसे भी बोल सकते हैं, पदार्थ लंबे समय तक रखे जाएं। ठीक है, तो क्या होता है उनके गंध आने लगती है साथ ही साथ, और क्या होता है उनमें स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहते हैं विकृता गंधता। जैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, चिप्स का खराब होना, जैसे चिप्स हैं वो तेल में ही तल के या फिर रिफाइंड वगैरह होती है उसमें तल के आते हैं, तो क्या होती है अगर वो लंबे समय तक रखे जाएं तो वो खराब हो जाएंगे, उनका स्वाद भी परिवर्तन होगा, साथ ही साथ उनमें गंध भी आने लगी। जैसे अचार का खराब होना, नमकीन का खराब होना। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके, विकृता गंधता के। देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीकारक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। देखिए ये क्या होता है, वह अपक्रिया जिस पदार्थ में, कोई भी अपक्रिया होगी जिस पदार्थ का क्या हो अपचयन, आपको सीधा सा ध्यान रखना, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे हम, जैसे CuO। ठीक है, अब हम पहले तो पता करें इसका अपचयन हो रहा है या फिर उपचयन। ठीक है, अब देखिए CuO से क्या होता है, ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम समझ गए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। तो कह सकते हैं CuO का CuO में क्या हो रहा है, अपचयन, तो CuO क्या हो गया, ऑक्सीकारक। समझ गए, ऑक्सीकारक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट समझिए, अपचायक। ठीक है, वो ऑक्सीकारक था, और नेक्स्ट क्या है, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखिए ये क्या होता है, वह अपक्रिया, ठीक है कोई भी अपक्रिया हो में जिस पदार्थ का क्या हो ऑक्सीकरण, इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तो उसे हम कहते हैं अपचायक, और ऑक्सीकारक में क्या होता है, अपचयन। ध्यान रखेंगे, अपचयन होगा तो वो कंपाउंड ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उस कंपाउंड को हम अपचायक कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए सी यू है, अब देखिए इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या हो रहा है, CuO। तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन के योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, उस अपक्रिया में ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए तो हम इससे Cu को क्या कहेंगे, अपचायक। ठीक है, आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें क्रिया, जैसे अपक्रिया होगी, अपक्रिया के बाद बोले या फिर फलस्वरूप। ठीक है, फलस्वरूप का मतलब ही बाद में होता है, बाद या फिर फलस्वरूप ऊष्मा हमें क्या होगी, प्राप्ति होगी या फिर ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मेथेन CH4 को का हम ऑक्सीजन अपक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या होता है, क्या बनने वाला कंपाउंड होता है, CO2 प्लस H2O, और साथ ही साथ हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा बोले या फिर ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा छेपी है, ऊर्जा के रूप में ही होती है, पर अब ऊष्मा शब्द यूज हुआ तो हम क्या कर देंगे, ऊष्मा ही बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ऊर्जा को काट दीजिए। ठीक है, क्या होती है, वह अपक्रिया जो क्रिया के बाद, अपक्रिया के बाद क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो बनने वाले कंपाउंड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और साथ ही साथ हमें क्या बनती है, ऊष्मा। ध्यान रखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, जो भी ऊष्मा हमें प्राप्त होगी, ठीक है, वो हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड, आप इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल हैं इसके कुछ, जैसे श्वसन।
जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की, ठीक है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा सेवी। जैसे हम सांस को लेते हैं और बाहर निकालते हैं, ये क्रिया कैसी है? ऊष्मा छेपी। जैसे साग सब्जियों का विघटित होना, कहने के जैसे साग सब्जी होते हैं खराब हो जाएं हद से ज़्यादा, तो उसमें क्या हल्की हल्की गर्माहट सी आती है, उसी को हम क्या, हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। देखिए श्वसन से संबंधित समझ गए हो ना, जैसे हम सांस लेते हैं, अब सांस हम बाहर निकालते हैं तो क्या हमें थोड़ी गर्माहट सी महसूस होती है, इसलिए श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी। और देखिए नेक्स्ट क्या है? ऊष्मा शोषी। इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ये क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अभिक्रिया होगी ही नहीं जब तक आप ऊष्मा नहीं देंगे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब कोई भी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कहने का मतलब आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, जो ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हम क्या ऊर्जा दीजिए या फिर ऊष्मा, ठीक है। अब ये ऊष्मा यहाँ ना लिख के आप कहाँ लिखेंगे? इधर, ठीक है, इधर लिख दिया। इसका मतलब क्या है आप, क्योंकि हम इसे ऊष्मा पहले दे रहे हैं, तब बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? CO2 प्लस CaO, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, पहले ही ऊष्मा दी गई है तब ये अभिक्रिया हुई है। जैसे एग्जाम्पल क्या? प्रकाश संश्लेषण। अगर पौधों को प्रकाश मतलब अगर उन्हें ऊर्जा ना दी जाए, अगर उन्हें ऊष्मा ना मिले, जिससे प्रकाश ना मिले, तो वो भोजन नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्या होता है, उन्हें पौधों को प्रकाश संश्लेषण जो भोजन बनाते हैं उनके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं आपको इसी तरीके से और वीडियो लाता रहूँगा।